गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 13 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। इसके अलावा इनको भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 5 डेली करंट अफेयर्स के क्विज है वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को मोटिवेशन कोट के साथ में कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, हाँ उनके मुकद्दर के जो कागज़ रहते हैं वो कोरे नहीं होते। दोस्तों, जो मेहनत करता है अपने इरादों के लिए तो उसका परिणाम वगैरह कभी भी क्या है कि नेगेटिव वगैरह नहीं जाता। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अगला करंट पे स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण आंकड़े हाल ही के अंदर श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए हैं। श्रम ब्यूरो के द्वारा 2021 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के जो परिणाम है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत श्रम ब्यूरो आता है उसके द्वारा जारी किया गया है। और उसके द्वारा त्रैमासिक यानी तिमाही के तौर पे 9 चुनिंदा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो 9 प्रमुख क्षेत्र हैं, संगठित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इन 3 महीनों के अंदर अंदर इस सर्वेक्षण में बोला गया है कि कुल 3.10 करोड़ नए रोजगार हैं वो सर्जित हुए थे, जो पिछली तिमाही के तुलना के अंदर 2 लाख अधिक रोजगार हैं वो सर्जित हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? श्रम ब्यूरो के द्वारा। वो कहाँ आता है? लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है वो ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेब्लिश्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का हिस्सा है। तो ये ऑलरेडी किसी एक सर्वे के अंतर्गत आता है। जो ये प्रमुख सर्वे है इसके अंतर्गत इसके एक भाग के तौर पे लेबर ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत के पास अभी भी राष्ट्रीय रोजगार से संबंधित कोई भी नीति नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित नेशनल लेवल पे भारत के पास में कोई भी पॉलिसीज वगैरह नहीं है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। अपने जो श्रमिक क्षेत्र है उसके लिए एक सर्वे और है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ एक और त्रैमासिक जो रोजगार सर्वेक्षण है ये श्रम बाजार के अंदर मांग पक्ष की तस्वीर पेश करता है। यानी डिमांड साइड की क्या है कि जो भी तस्वीर वगैरह है, आंकड़े वगैरह है वो पेश करता है। वहीं क्या है कि जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है वो श्रम बाजार की आपूर्ति पक्ष की तस्वीर पेश करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। लेकिन जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये याद रखना दोस्तों। और ये किसके द्वारा, कहाँ, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल्स पॉलिसीज आता है, MOSPI मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना दोस्तों। अगला अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करते हैं। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड कहाँ पड़ता है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के रूप में है थाईलैंड। तो वहाँ के एक बूचड़ खाने के अंदर एक सैंपल के दौरान क्या है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसका पता लगाया गया था। ये विश्व के अंदर पहली बार लगभग 1920 के आसपास अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया था। और ये एक अत्यधिक घातक पशु रोग है, अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सुअर वगैरह रहते हैं उनको संक्रमित करता है। खासतौर से क्या कि जो पिग्स वगैरह रहते हैं, घरेलू और जंगली सुअर, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और बहुत ज़्यादा घातक रोग है। एक तरह से क्या है, बड़े स्केल पे क्या है कि इसकी मृत्यु वगैरह रहती है, क्योंकि इसमें डेथ रेशियो रहता है वो 100% रहता है, जिसके ये रोग वगैरह हो जाता है। बड़े स्केल पे क्या है कि सुअर वगैरह है वो मारे भी जाते हैं और दूसरी बात क्या है कि संक्रमित भी हो जाते हैं। अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है उससे मनुष्य के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य का संक्रमण होने का कोई भी चांसेस वगैरह नहीं रहते। तो ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। एक क्लासिकल स्वाइन फीवर और है, क्लासिकल स्वाइन फीवर है, ये भी सूअरों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है, पिग से रिलेटेड ये भी एक गंभीर बीमारी है। और क्लासिकल स्वाइन फीवर है उसको होग हेजा के नाम से भी जाना जाता है, होग हेजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रख लो। अगला स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर यूरोपीय आयोग के द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए
लगातार क्या है कि जो कार्बनिक प्रदूषक है उनकी एक सीमा वगैरह को कड़ा करने के लिए और ज़्यादा क्या है कि इस जो कार्बनिक प्रदूषक वगैरह है उनसे संबंधित जो रूल वगैरह है उसको और ज़्यादा सख्ती से के साथ में इम्प्लीमेंटेशन वगैरह किया जाए, ये ऐसा यूरोपीय आयोग द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। ये किससे संबंधित है? ये कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है, परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये यूनेप के नेतृत्व के अंदर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व के अंदर 2001 में हस्ताक्षरित की गई थी, साइन वगैरह किया गया था, और मई 2004 के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, क्योंकि इसमें एक कंडीशन थी कि जब तक 50 देशों के द्वारा रेटिफाई नहीं किया जाता तब तक ये संधि वगैरह है या कन्वेंशन है वो लागू नहीं किया जाएगा। तो 2004 के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू हुआ था। किससे संबंधित है? पीओपी से संबंधित है। ठीक, याद रखना दोस्तों। और ये एक बाध्यकारी संधि है, लीगली बाइंडिंग संधि है, ये याद रखना। भारत के द्वारा भी इसका अनुसमर्थन किया गया था, आगे बात करेंगे। और इसके अंतर्गत, इस कन्वेंशन के अंतर्गत स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है उसके उत्पादन हो गया, उपयोग वगैरह है, उसको खत्म करने, उसको प्रतिबंध करने का लक्ष्य भी इसी कन्वेंशन के अंतर्गत रखा गया है। 12 अभी वर्तमान के अंदर इसके अंदर 12 कार्बनिक प्रदूषक हैं जिनको उत्पादन, उपयोग और ट्रांसफ़र वगैरह है सारा कुछ उसको प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कौन कौन से? जैसे एल्ड्रीन हो गया, डीडीटी भी क्या है कि प्रतिबंध किया गया है, लेकिन भारत के अंदर क्या है कि इस कीटनाशक को प्रतिबंध नहीं किया गया है। तो एक लिस्ट दी हुई है 12 कार्बनिक प्रदूषक, जैसे डीडीटी हो गया, डाइड्रिलिन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर हो गया, हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया या मायरक्स। इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है, उनको उत्पादन हो गया, उनको उपयोग वगैरह है, उसको समाप्त करने या प्रतिबंध करने का काम करती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, 2004 के अंदर आई थी। और भारत सरकार के द्वारा 2021 के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, उसमें सूचीबद्ध 12 रसायन है, 12 केमिकल्स है, उसमें से 7 रसायन है, उसको भारत के अंदर भी क्या कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि हाल ही में आयोग ने पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं उनको बोला है कि सभी बाल देखभाल संस्थान हैं उनको किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। और ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव है उसको बोला गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जाए। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये 2005 के अंदर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 के अंदर ये स्थापित किया गया था। आयोग है वो 2007 के अंदर स्थापित हुआ। सॉरी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर आता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? और इस एक्ट के अंदर जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है यह जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है उसके तहत बच्चे की जो परिभाषा है वो 0 से 18 वर्ष यानी 18 साल तक के 18 साल तक जो भी बच्चे वगैरह हैं उनको बच्चों की कैटेगरी के अंदर परिभाषित किया गया है। इसी एक्ट के अंतर्गत कुछ क्या है कि जो ये आयोग है उसको शक्तियाँ वगैरह है, जैसे कानून वगैरह की उल्लंघन की स्थिति के अंदर ये शिकायतों की जांच कर सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो कानून के उल्लंघन की स्थिति के अंदर शिकायतों की जांच कर सकता है। एक व्यक्ति को क्या है कि समन वगैरह भेज सकता है, उसको बुला सकता है, उसको सिविल राइट यानी सिविल अधिकार इसके पास रहते हैं, इस आयोग के पास में। एक व्यक्ति को बुला सकता है, उससे सबूत वगैरह मांग सकता है, उसको समन पे पेश कर सकता है, मजिस्ट्रियल जांच वगैरह है उसकी मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके अंदर क्या कर सकता है, रिट वगैरह हो गया, याचिका वगैरह डाल सकता है। इस आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। और जिनमें से कम ये कंडीशन याद रखिए, कम से कम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंदर एक अध्यक्ष समेत और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और सभी की जो नियुक्ति वगैरह है वो केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। तो ये भी आप याद रखना। किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था उसकी धारा 27 के अंतर्गत ये बोला गया है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाएगा। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किशोर न्याय
बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समितियां का गठन राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर किया जाएगा। और वो आप कमेटी का कंपोजिशन देख सकते हो कि उसमें प्रत्येक कमेटी के अंदर एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। जो जिला स्तर पे, प्रत्येक जिला स्तर पे जो बाल कल्याण समितियां होगी उसके अंतर्गत एक चेयरमैन, 4 अन्य मेंबर वगैरह होंगे। और इसके अलावा इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी वुमन, यानी एक महिला सदस्य होगी, 5 सदस्यों में से एक महिला होगी, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चिल्ड्रन से, बच्चों के अधिकारों से संबंधित क्या है, एक एक्सपर्ट हो, उसको शामिल किया जाएगा। ईच डिस्ट्रिक्ट कैन हैव मोर देन 1 कमेटी, यानी प्रत्येक जिले के अंदर एक से अधिक भी बाल कल्याण समितियाँ हो सकती है, लेकिन एक तो होना जरूरी है। ये 2015 के एक्ट के अंतर्गत बोला गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय महत्व की जो अन्य संस्थान हैं उनको अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसके ढांचे के अंतर्गत लाए गए हैं। ये आपको मैं बताऊंगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता क्या है भारत सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को, क्योंकि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई थी उसके तहत अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसको प्रस्तावित किया गया था, जिसमें उसी पॉलिसीज को आगे लागू करने के लिए सरकार के द्वारा इन संस्थाओं के अंदर ये अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ढांचा वगैरह लेके आए हैं। जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो छात्र एक इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी छात्र वगैरह है किसी एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इनरोलमेंट रहता है, यानी उसका एडमिशन वगैरह रहता है, तो वो 50% जो कोर्स है, 50% जो कोर्स होता है वो किसी अन्य संस्थान से कवर कर सकता है। ये इसके अंतर्गत क्या है कि क्रेडिट की सुविधा मिलती है कि एक संस्थान के अंदर आप एडमिशन आपका आप 50% कोर्स है वो किसी अन्य संस्थान से कवर कर सकते हो। आपका जहाँ जी चाह रहा है वहाँ से क्या है कि आप 50% कोर्स है उसको कवर करने की अनुमति वगैरह दी गई है। एक तरह से लचीलापन पाठ्यक्रम के अंदर भी, और क्या कि जो डिग्री वगैरह है उसको कंप्लीट करने के अंदर छात्रों को क्या है कि लचीलापन प्रदान किया गया है कि वो एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपना 50% कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा आईआईटी, आईआईएम हो गया, राष्ट्रीय महत्व की जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनको इसके अंतर्गत ढांचे के अंतर्गत लाए गए हैं। इस ढांचे, इस क्रेडिट के अंतर्गत छात्रों को कई बार प्रवेश और निकास के विकल्प वगैरह हैं वो दिए जाते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों। ये थोड़ा सा इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उससे पहले की टाइमलाइन दी गई है। सबसे पहले यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन है यूजीसी की स्थापना 1948-49 के अंदर हुई थी, ये याद रखो। उसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसकी स्थापना 1952-53 के अंदर। फिर 1964 के अंदर भारत सरकार के द्वारा डीएस कोठारी की अध्यक्षता के अंदर एक एजुकेशन शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। कब, 1964 से लेके 66 के बीच में। अगला दोस्तों 1968 में नेशनल पॉलिसी आई थी। डीएस कोठारी जो आयोग था उसकी सिफारिशों के आधार पे 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी। फिर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एजुकेशन को समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया। शिक्षा जो विषय था राज्य सूची से हटा के उसको समवर्ती सूची के अंदर डाला गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना दोस्तों। फिर 1986 के अंदर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है वो दूसरी पॉलिसी आई। फिर 1992 के अंदर इसमें संशोधन किया गया 1986 वाले। फिर 2016 के अंदर TSR सुब्रमण्यम कमेटी गठित की गई थी शिक्षा के लिए। एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए TSR सुब्रमण्यम कमेटी है उसकी स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। फिर सरकार के द्वारा 2019 के अंदर DRK कस्तूरी रंगन कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसके आधार पे 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो भारत की तीसरी शिक्षा नीति आज़ाद भारत की, ठीक है। ये पूरा था दोस्तों। नेक्स्ट ओरेक्स रेक्स मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में बात करते हैं। ये क्यों चर्चा के अंदर है, क्योंकि इस मिशन के माध्यम से बेनू क्षुद्रग्रह, कौन सा क्षुद्रग्रह है दोस्तों, बेनू, इस क्षुद्रग्रह का नाम याद रखिए। और इस मिशन के माध्यम से इस बेनू क्षुद्रग्रह के माध्यम एस्ट्रॉयड से 2023 में पृथ्वी पर क्या है कि इसके
नमूने वगैरह हो गए, कंकड़ हो गया, धूल कंकड़ वगैरह हो गए, इसके जो भी नमूने वगैरह रहेंगे एस्टेरॉयड के, वो पृथ्वी पे लेके आने वाला है ये मिशन वापस। तो ये नासा के द्वारा 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये नासा का मिशन है, ओसिरिस रेक्स मिशन है, वो नासा का मिशन है जिसको 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। 20 अक्टूबर 2021 को ये जो मिशन है वो अपने जिस एस्टेरॉयड के लिए भेजा गया था, बेनू एस्टेरॉयड के लिए, वहाँ पे ये पहुँचा था 20 अक्टूबर 2021 को। और ये इस एस्टेरॉयड से धूल हो गए, कंकड़ वगैरह हो गए, या जो मिट्टी वगैरह है, इसके नमूने वगैरह लेके 2023 में वापस पृथ्वी पे आएगा ये। तो ये चीज़ याद रखना। ओसिरिस रेक्स की जो फुल फॉर्म है उससे आप इस मिशन का उद्देश्य का पता लगा सकते हो। ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ एक्सप्लोरर। जो पृथ्वी की चट्टान वगैरह रहती है, एक क्षुद्र ग्रह की चट्टान है, रिगोलिथ वगैरह है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए और रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। नासा का ये पहला मिशन है जो प्राचीन क्षुद्र ग्रह से एक नमूना वगैरह है वापस लेके धरती पे आएगा 2023 के अंदर। ये आप देख सकते हो बेनू कहाँ पे पड़ता है। ये अपने आप पृथ्वी है, ये मार्स, और ये वेनस हो गया, ये मरकरी बुध, और ये बेनू ग्रह, बेनू क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एस्टेरॉयड है, याद रखना दोस्त। यहाँ से क्या है कि ये मिशन वगैरह लौट के वापस पृथ्वी पे आएगा 2023 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तौर पे आयोजित किया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से इसको वर्चुअल तौर पे आयोजित किया गया है 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल। और इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पुदुचेरी के अंदर किया गया था। तो याद रखना नेशनल यूथ फेस्टिवल है 2022 है, वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के अंदर। जो किनकी याद के अंदर बनाया जाता है, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भी क्या है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है, और इसी अवसर पे एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ठीक है, 12 से 13 जनवरी के बीच में वर्चुअल मोड पे आयोजित किया गया है। और इस बार की थीम क्या है कि युवा उत्सव का आयोजन भारतीय युवाओं के दिमाग को आकार देने, उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट शक्ति के रूप में बदलने के उद्देश्य से। तो राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट शक्ति में बदलने के उद्देश्य से ये फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। बस आप इतना याद रखिए इसको जारी करता कौन है, अंदर क्या है वो चीज़ें मायने नहीं रखती। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन की और रिपोर्ट वगैरह भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है कंपटीशन के लिए। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 है, वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। अभी आंकड़े वगैरह पूरे नहीं आए, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर 5 प्रमुख क्षेत्रों को, विश्व की 5 प्रमुख जोखिम वगैरह बताई गई है। एक तो साइबर सिक्योरिटी, दूसरा महामारी जो चल ही रही है, एक क्लाइमेट चेंज, और अंतरिक्ष प्रगति, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते जोखिम। यानी स्पेस के क्षेत्र के अंदर जितनी कंपटीशन वगैरह अभी लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में इस रिपोर्ट के अंदर कंसीडर किया गया है। तो याद रखना दोस्तों। और आपको भी पता है अभी हाल ही के अंदर स्टारलिंक और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर एक टकराव होने से क्या है कि बाल बचे थे। तो इसकी वजह से क्या है कि इसको एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में कंसीडर किया गया है। 2021 के आंकड़े, क्योंकि 22 के अभी आंकड़े जारी नहीं हुए, 2021 की रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है, उसमें भारत क्या है कि 82 स्थान पे था। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रखो तो रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट कौन सी है, विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। तो विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, IMF के द्वारा नहीं जारी की जाती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इकोनॉमी से जुड़ी हुई है तो IMF से जारी की जाती है, नहीं, ये प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। यह हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया है कि 2022 के अंदर वैश्विक आर्थिक विकास दर है वो तेज़ी से घट के 4.1% आ जाएगी, और 2023 के अंदर और ज़्यादा कम होकर 3.2% के आसपास वैश्विक आर्थिक विकास जो वृद्धि दर है वो रह जाएगी, जबकि 2021 के अंदर 5.5 थी। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा कम होने वाली है, ये इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा बोला गया है। भारत के लिए क्या प्रेडिक्शन किया गया है, भारत विश्व की तेज़ी से सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि वाला देश है,
2021-22 के अंदर भारत की वार्षिक वृद्धि 8.3% थी, 2022-23 के अंदर 8.7 और 2023-24 के अंदर भारत की ग्रोथ रेट है वो गिरने वाली है। ये इस आयोग के द्वारा बोला गया है, बैंक के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि 2023-24 के अंदर भारत की कितनी रहने वाली 6.8%, जबकि 2021-22 के लिए कितनी रहने वाली 8.3%। नेक्स्ट दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करते हैं। ये हेनली इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इस नवीनतम संस्करण के अंदर शीर्ष देशों के अंदर जापान और सिंगापुर दोनों के दोनों एशियाई देश हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर। ये टॉप पे कौन है? जापान और सिंगापुर। और इस सूचकांक के अंदर सबसे नीचे अफगानिस्तान है, जिसको लेकर कोई सरप्राइज वगैरह नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इसका पासपोर्ट है वो सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। ठीक है, इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 2022 की पहली तिमाही के अंदर भारत अपनी जो पासपोर्ट शक्ति है उसमें भारत 7 पायदान है उसमें सुधार हुआ है। पहले भारत क्या है कि 2021 के अंदर 90वें स्थान पे था और अभी 7 अंक सुधार करके 83 पोजीशन पे भारत आ गया। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में अभी बिना पूर्व वीज़ा के 60 देशों तक पहुंच वगैरह है वो भारतीय पासपोर्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है, जबकि ये जापान वगैरह लगभग 192 कंट्रीज़ के आसपास है। ठीक है, अगला दोस्तों ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हाल ही के अंदर DRDO के द्वारा ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका C2C यानी समुद्र से समुद्र संस्करण का जो एक नया संस्करण है और उसका क्या है कि INS विशाखापट्टनम जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, उसके माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है वो DRDO के द्वारा कंप्लीट किया गया था। तो इसलिए ये चर्चा के अंदर था। ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी और ये तीनों रूप में, तीनों वेरिएंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को हवा से हवा में मार करने वाली C2C और ये कि सरफेस टू सरफेस यानी तीनों जो वेरिएंट है उसमें इसको लॉन्च किया जा सकता है। तीनों का विकास किया गया है। ब्रह्मोस की जो लक्ष्य सीमा है वो 290 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों 290 किलोमीटर है। और सरकार इसको क्या है कि अभी क्योंकि भारत क्या है कि MTCR का सदस्य होने के नाते भारत क्या है कि इसकी जो सीमा वगैरह है वो 400 किलोमीटर तक लेके जा सकता है, रेंज वगैरह। तो इस पर काम वगैरह किया जा रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत परीक्षण कहाँ से हुआ था? INS विशाखापट्टनम से। INS विशाखापट्टनम है वो स्वदेश निर्मित 4 मिसाइल विध्वंसकों में से एक है जिसका निर्माण 2021 के अंदर किया गया था और ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत स्वदेश निर्मित 4 मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत थे, जिनमें से एक है INS विशाखापट्टनम और इसी से ब्रह्मोस मिसाइल है उसका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों दीनदयाल पोर्ट के बारे में बात करते हैं। दीनदयाल पोर्ट क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर इस पोर्ट के माध्यम से जो कारोबार का जो आंकड़ा है वो 100 मिलियन का आंकड़ा कारोबार का है वो पार किया गया था। इसलिए ये पोर्ट न्यूज के अंदर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है ये। मुंबई पोर्ट की तुलना के अंदर इसमें क्या है कि ज़्यादा कारोबार किया जाता है इस पोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। पहले इसको कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, कांडला बंदरगाह, लेकिन इसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। और ये आधिकारिक रूप से कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले ये बताइए कि किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो खुद को बाल विवाह मुक्त, चाइल्ड मैरिज है उससे मुक्त जिला घोषित किया गया। एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है निर्भया कडी अभियान। तो निर्भया कडी अभियान के माध्यम से इस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया था। याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को। 11 जनवरी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनकी पुण्यतिथि 11 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। याद रखना दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और समंद खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान, कौन सा बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा? तो फ्रांस के अंदर ये अभियान वगैरह लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों
लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? एक तरह से कि एक महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये थीम है, नियुक्ति वगैरह की गई है। तो झूलन गोस्वामी है, उसको लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, उसका आधिकारिक क्या कि एम्बेसडर है, वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने की एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है? तो ये याद रखना दोस्तों, असम के अंदर, असम का ओरांग जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र के उत्तरी क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहाँ पे गैंडे वगैरह भी पाए जाते हैं, और काजीरंगा का छोटा रूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये असम सरकार के द्वारा इसका एरिया है उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए कर रही है। क्यों? ताकि घड़ियालों का संरक्षण वगैरह किया जा सके। ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और इसी के साथ आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट के लिए आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर दिया करो।